ये करवाओ, आपकी तो वैल्यू कम ही हो जाती है। ठीक है, आपकी तो वैल्यू वैसे भी कम है, पर्सनल होगी क्या, सॉरी। ठीक है, मैंने इसका गाना बनाया है सीट शेप, सीट कलर, पॉट शेप, पॉट कलर। है इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ, मेरे नोट्स पढ़ लिया या फिर एनसीईआरटी पढ़ लिया, एक ही बात है। घंटे की 2 घंटे की वीडियो देख कर आ रहे हो, मैं जो अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही हूँ समझना पड़ेगा आप लोगों को। अरे मैं कह रही हूँ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हेलो पिजन्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। पहले बताइए कि कैसी चल रही है आप लोगों की नीट की तैयारी। होप अच्छी चल रही होगी, लगे रहो, सिलेक्शन सबका होगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या इस वीडियो का पूरा चैप्टर होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। आई नो बड़े ही परेशान रहते हो आप लोग इस चैप्टर को लेके, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद तो नहीं रहने वाले, क्योंकि मैं जो समझाने वाली हूँ आप लोगों को एक बार में समझ आएगा। डोंट वरी, घरेलू एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। डेफिनेशन डेफिनेशन तो आज नहीं खेलेंगे हम लोग, एकदम घरेलू एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, 2 मिनट में समझ जाओगे। ऑल्सो एडवांटेज क्या है कि इस वीडियो को जो मैं आप समझाऊंगी, इसमें जो नोट्स होंगे वो मेरे ही लिखे गए हैं। दूसरी बात, वो प्रॉपर एनसीईआरटी से हैं, यानी अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी रीड करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ, मेरे नोट्स पढ़ लिया या फिर एनसीईआरटी पढ़ लिया, एक ही बात है। दूसरा एडवांटेज क्या मिलेगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो नीट में आ चुके हैं, या फिर उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो इस साल नीट में आने वाले हैं, मतलब आने की संभावना लग रही है क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को पॉइंट पॉइंट पे बताती जाऊंगी। तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगी उसको तुरंत तभी के तभी दिमाग में बैठा लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पॉइंट्स है हमारे कुछ पहले इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या होने वाला है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज मेंडल। भाई आ गए हमारे मेंडल साहब, इन्हीं से परेशान हो ना तुम, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे आज इन्हें ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे, जॉर्ज मेंडल। क्वेश्चन नीट में यहां से भी आता है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड हिज वर्क बेस्ड ऑन अ गार्डन पी। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस गार्डन की पी की जगह तुम्हें लिख के दे सकते हैं स्वीट पी या कोई सी भी पी, लेकिन तुम्हें टिक किस पे करके आना है, गार्डन पी पे। यानी जो मेंडल है, पहली बात तो जो हमारे मेंडल साहब थे वो एक मैथमेटिशियन थे। देखो बायोलॉजी में घुस के बैठ रहे हैं, क्या ही बताएं, चलो कोई बात नहीं। ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड हिज वर्क वॉज बेस्ड ऑन गार्डन पी। इन्होंने किस पर वर्क करा था, गार्डन पी पे, यानी एक मटर गार्डन पी पर उन्होंने वर्क किया था। नेक्स्ट देखिए, ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, यानी गार्डन पी के 7 पेयर उन्होंने चूज करे थे, जो जिनके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, यानी मान लो सीड कलर अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसके 2 पेयर, मतलब 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन थे। जैसे सीड कलर का एक ले लिया येलो और एक ले लिया ग्रीन, यानी करेक्टर वो एक ही है, लेकिन वो किसे थे, 2 पेयर में डिवाइडेड थे। ठीक है, ये था आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, बट हिज वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1900। यानी मेंडल ने वर्क तो किया गार्डन पी पर, लेकिन 1900 तक, यानी ईयर है जब तक मेंडल का वर्क पर पब्लिश्ड हुआ ही नहीं, सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड हुआ ही नहीं था इन 1900। लेकिन 1900 में 3 अदर साइंटिस्ट हु डिस्कवर मेंडल वर्क, यानी 1900 में 3 ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा। यानी जब उनका चला ही नहीं वो वर्क, तो उन साइंटिस्ट ने उठाया कि चलो इनके वर्क को हम चलाते हैं। बहुत सारे रीजन रहे थे कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, हम लोग मैसेजेस को स्प्रेड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से मेंडल का वर्क नहीं चला। लेकिन 1900 में जब 3 अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने मेंडल के वर्क को रिपब्लिश करा। नाम क्या है उनके, देखिए जरा, कार्ल कॉरेंस, डी राइस एंड वॉन तसरमर्क। ये तीनों साइंटिस्ट के नेम्स भी याद रखने हैं, आते हैं नीट एग्जाम में। सारी जितने भी पॉइंट्स लिखी हुई इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही लिख रही हूँ। तो क्या क्या नाम है, कार्ल कॉरेंस, डी राइस एंड वॉन तसरमर्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पहुंच चुके हैं 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेंडल ने 7 पेयर चूज करे थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, कौन से थे वो 7 पेयर, अब हम लोग वो बात करने वाले हैं। तो देखो जरा, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। मैंने तो पता ही पूरे गाने से याद करा है, अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ वो गाना गा सकते हो एंड याद भी कर सकते हो। मैंने इसका गाना बनाया है सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। ये मेरा अपना गाना था, ठीक है, आप लोग रन कर सकते हो। खैर,
अब इसके आ जाते हैं डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट पर, यानी डोमिनेंट और रेसेसिव से यहाँ पर क्या मतलब है। डोमिनेंट अगर आप वर्ड का फील लेना चाहो तो डोमिनेंट से आपको क्या समझ में आता है, यानी कोई चीज डोमिनेंट होकर बैठी है किसी चीज पर, मतलब अपने आगे किसी की चलने ही नहीं दे रही। जैसे हमारे घर में हमारे पापा जी होते हैं जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते, आप लोगों के भी साथ भी यही होता होगा, या मम्मी होती होगी किसी किसी के घर में, डोंट वरी। तो डोमिनेंट वही होता है कि जो अपने आगे किसी के चलने ही नहीं देता, अपने सामने सारे कैरेक्टर्स को सप्रेस कर देता है, यानी खुद ही खुद होता है हर जगह। रेसेसिव जो दूसरे कैरेक्टर के आने पर सप्रेस हो जाता है, जैसे आप अपने पापा के आने पर सप्रेस हो जाते हो तो आप हो घर के रेसेसिव एंड योर फादर इज योर डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वही है यहाँ पर। अब जरा देख लेते हैं सीड शेप का डोमिनेंट आपका कैरेक्टर है राउंड, यानी एकदम गोल, एंड रेसेसिव इसका हो जाएगा रिंकल्ड, यानी ये राउंड के आने पर सप्रेस हो गया। कैसा हो गया अब ये रिंकल्ड, मतलब मुरझाया हुआ या सुकड़ा हुआ। सीड कलर की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट में आ जाता है आपका येलो, रेसेसिव में आपका आ जाता है ग्रीन। करेक्टर की अगर हम बात करें पॉट शेप में तो उसका हो जाएगा डोमिनेंट रेड फुल एंड रेसेसिव हो जाएगा इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन और रेसिसिव की बात करें तो येलो। अक्सर सीड शेप और पॉड सीड कलर और पॉड कलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखो सीड कलर जो होता है वो येलो डोमिनेंट होता है एंड रेसिसिव होता है आपका ग्रीन, लेकिन जो पॉड कलर होता है वो डोमिनेंट होता है आपका ग्रीन, लेकिन जो रेसिसिव होता है वो होता है आपका येलो। ठीक है। फ्लावर कलर की बात करें तो वॉयलेट और व्हाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल एंड टर्मिनल मान हो जाएगा रेसेसिव। स्टेम हाइट की अगर बात करें तो डोमिनेंट होगा आपका टॉल, और जो रेसेसिव है वो हो जाएगा आपका ड्वार्फ। जैसे बड़े भाई और छोटे भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन में जो डिफरेंस होता है, बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन बोल नहीं सकती, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। इस टाइम डोमिनेंट में कौन रहेगा टॉल, और रेसेसिव में कौन रहेगा आपका ड्वार्फ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जीन। क्या होता है जीन, देखो जरा। पोर्शन ऑफ डीएनए कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेनी, यानी डीएनए का एक ऐसा पोर्शन जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है अपने अंदर, किसके लिए, प्रोजेनी के लिए। प्रोजेनी जैसे दो पेरेंट्स में मीटिंग हुई, उसका जो ऑफस्प्रिंग निकल कर आता है उसे बोलते हैं मेनली बेसिकली प्रोजेनी। ठीक है। तो पोर्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का ऐसा पोर्शन, जीन क्या है, डीएनए का ऐसा पोर्शन जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, प्रोजेनी के बारे में। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की भी दो ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, कौन कौन सी। पहला आपका आता है डोमिनेंट एलीली एंड सेकंड वन इज रेसेसिव एलीली। अब ये एलीली क्या है मैं आप लोग को बता देती हूँ। जीन हमेशा हमारी पेयर में होती है, इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा। जैसे मैं मानती हूँ कि ये कैरेक्टर मैंने लिया है टॉल, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे टी एंड टी। तो ये तो हमारी पूरी हो गई जीन, लेकिन इसका एक पार्ट इसको हम बोलते हैं एलीली, यानी जीन इज अ पेयर ऑफ एलीली। भी हम एक डेफिनेशन की बोल सकते हैं कि जीन क्या है, हमारा पेयर है किसका, एलीली का। एक एलीली ये और एक एलीली ये, और दोनों मिलाकर क्या बना रही है, जीन बना रही है। ठीक है। तो जीन इज अ पेयर ऑफ एलीली, और बाकी की डेफिनेशन आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं जरा डोमिनेंट एलीली एंड रेसेसिव एलीली की। डोमिनेंट एंड रेसेसिव का मतलब मैंने आप लोगों को एक तरह से समझा दिया है कि डोमिनेंट मतलब जो दूसरे को अपने सामने बोलने ही नहीं देता, एंड रेसेसिव बेचारा चुप होकर खड़ा रह जाता है क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी डोमिनेंट है। देखो जरा, लेकिन रेसेसिव भी कब बोलता है वो भी बताऊंगी, देखो जरा। डोमिनेंट एलीली, एलीली विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलीली, यानी डोमिनेंट एलीली कौन सा होता है, जो एलीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए दूसरी एलीली के प्रेजेंस में भी, लेकिन बोथ इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। अब ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है, होमो का मतलब होता है आपका सिमिलर, हेट्रो मतलब सिमिलर यानी डिसिमिलर। ठीक है। तो होमोजाइगस और अब समझाऊंगी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है। अब देखो जरा, मान लो मैं टॉल और ड्वार्फ हाइट वाले की बात करती हूँ, तो ये होता है आपका टॉल, ये क्या है आपका डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ड्वार्फ के लिए हम लोग यूज करेंगे, पहली बात तो सुन लो, टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका ड्वार्फ। ठीक है। तो ये क्या है आपके टॉल, लेकिन क्या है ये होमोजाइगस डोमिनेंट। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक स्मॉल टी कैपिटल टी, बट ये तो छोटा है ये तो बड़ा है, ये तो उसको बोलने ही नहीं देगा, तो ये कैसा हो जाता है आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट अभी भी ये टॉल ही है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है क्योंकि इसके पास ड्वार्फ भी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। अब मान लो अगर दोनों ही ड्वार्फ आ गए तो उसके पास तो कोई टॉल है ही नहीं। अब ये रेसेसिव वाले भाई साहब उछल के बोलेंगे, देखो जरा,
एलीली विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। पहली बात रेसेसिव यानी क्या आ जाएगा आपका छोटा कैरेक्टर कौन सा होगा यहाँ पर डुआफ, और किसमें करेगा केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। देखो ये हो गया आपका होमोजाइगस डुआफ। कैसा आ गया आपको ये होमोजाइगस डुआफ, यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं होमोजाइगस है, ठीक है। एच मतलब होमोजाइगस एंड एच मतलब हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस डुआफ है ये। कैसा है ये रेसेसिव, क्योंकि इसके पास तो कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, ऑलरेडी क्या है आपका डुआफ है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। हाँ ये तो कहीं सुना सुना सा लगता है लेकिन आज तक समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। देखो जरा जीनोटिपिक रेशियो किसे बोलते हैं, बड़ी इजी सी डेफिनेशन लिखी है, आराम से समझोगे। रेशियो विच इज डिसाइडेड बाय द जीन, जो रेशियो जीन से डिसाइड करा जाता है वो होता है आपका जीनोटिपिक रेशियो। जीन क्या है, एक पेयर ऑफ एलीली। यानी अगर मैं मान लो टॉल और डुआफ का एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर ये जीन डिसाइड कर रही है किसी भी रेशियो को तो वो हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन फिनोटिपिक क्या होता है, रेशियो विच इज डिसाइडेड बाय अ फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है, तो वो रेशियो आपका डिवाइन होगा फिनोटिपिक रेशियो से। देखो जरा एक बार फिर से, जैसे ये टॉल है और ये डुआफ का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर टॉल क्या है आपका डोमिनेंट है, तो यहाँ पर जो पूरा रेशियो एक फिजिकल अपीयरेंस जो निकल कर आएगा, क्योंकि जो टॉल वाला है वो ड्वार्फ को तो सप्रेस कर देगा, तो यहाँ पर करेक्टर क्या निकल कर आएगा, हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस जान लो कैसा है वो टॉल है, तो वो रेशियो इससे डिसाइड होगा टॉल से। अब मान लो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, तो फिनोटाइपिक। हाँ जी, तो अब पहुंच चुके हैं चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, विच इज लॉ ऑफ मेंडल, यानी मेंडल्स के लॉ पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं। इस टॉपिक में से मतलब आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से, इसी टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनटीए वाले देते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, मैं आप लोगों को ये छुट्टियों में समझा दूंगी, बस थोड़ा फोकस देना, बाकी आराम से समझ में आएगा यार। 3 लॉ है, ये फटफट कर लेंगे, बहुत ईजी है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी ना, यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से, ठीक है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फटाफट से देखते हैं। कैरेक्टर्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, क्योंकि ये जो उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ाने वाली लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो उसमें एक वर्ड आ रहा है फैक्टर, उसका क्या मतलब होता है पहले वो समझो जरा, कि करेक्टर आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। यानी जो हमारे करेक्टर्स होते हैं, चाहे वो टॉल हो, चाहे वो ड्वार्फ हो, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो हमारी मतलब जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी करेक्टर्स होते हैं, वो जिसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, वो एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जिससे हमने नाम दिया है क्या, फैक्टर, ठीक है। ऑलवेज अकर इन पेयर, फैक्टर्स जो आपके होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल में कभी नहीं होते। किसमें होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये मेन पॉइंट है, मेन लाइन है इसकी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। When only one of the factor express and dominates itself in the presence of another factor is law of dominance। सिंपल कुछ नहीं है, मैं आप लोग के आपको घरेलू भाषा में बताती हूँ, बहुत हो गया डेफिनेशन डेफिनेशन बहुत खेली है, समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए किसी के घर एक ऑलरेडी बच्चा है और उसके घर एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, या फिर आप मान लो आपके खुद के घर में भी ऐसा हुआ होगा जब आप थे, एंड आपके जो न्यू बेबी या फिर आपका ब्रदर या सिस्टर जो भी कोई नया आया होगा आपकी फैमिली में, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना। उससे जब रिलेटिव्स आते हैं सब लोग उससे पूछते हैं कहाँ है न्यू बॉर्न बेबी, कहाँ है, उससे मिलवाओ, ये करवाओ। आपकी तो वैल्यू कम ही हो जाती है, ठीक है, आपकी तो वैल्यू वैसे भी कम है, पर्सनल होगी क्या, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो 100 का नोट अगर आप देखोगे, 100 का नोट और 500 का नोट, तो आपका नीला नोट किसके पास जाता है, आपके पास जाता है, और जो हरा पत्ती होती है, हरी पत्ती जिसे आप लोग 500 का नोट बोलते हो, वो किसके पास जाता है, आपके ब्रदर, न्यूबॉर्न ब्रदर या सिस्टर के पास। तो मेनली वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी आया है वो भाई साहब जो डोमिनेंस के सीढ़ी, डोमिनेंस की कुर्सी पर बैठे हैं इस वक्त, तुम तो भाई सरप्राइज हो चुके हो। तो वही चीज मैं बताई रखी है कि जब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के प्रेजेंस होने पर भी अपने आप को डोमिनेंस क्रिएट, अपने आप में डोमिनेंस क्रिएट करता है या फिर अपने आप को डोमिनेट्स फील कराता है, वही होता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी दूसरे करेक्टर के बावजूद भी उसको वो सप्रेस कर देता है, यू जस्ट शट अप एंड सिट डाउन, मतलब दूसरे करेक्टर को, दूसरे फैक्टर्स को सप्रेस कर दिया जाता है एक फैक्टर के द्वारा, वो होता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस भाई वर्ड से थोड़ा फील लेकर आओ अपने अंदर, डोमिनेंस यानी अपने में ही है जो है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारे न्यू बॉर्न में भी होता है, तो दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो भाई साहब जी अलग ही अलग कुर्सी पे बैठे होते हैं, जो वो नए नए आए होते हैं इस दुनिया में, सब लोग उसे ही पूछ रहे होते हैं, पैसे देने हो कुछ भी करना हो सब उसे ही पूछते हैं, तो कौन पूछता है, ठीक है। तो वही चीज है कि व्हेन ओनली वन ऑफ द फैक्टर एक्सप्रेस एंड डोमिनेट्स
इटसेल्फ खुद को ही करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर फैक्टर, दूसरे फैक्टर की प्रेजेंस होने के बावजूद भी वो खुद को ही डोमिनेट बनाकर बैठा है। यही आपका पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसमें क्यों इतने कंफ्यूज होते हो इनके लॉज में, समझ में नहीं आता। ऐसी चिंता मत करो, जितने भी लॉज है ना ऐसी घरेलू नुस्खे से आप लोगों को समझाऊंगी, घरेलू क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण एग्जाम्पल देकर आप लोग समझाओगे, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आगे और देखते हैं इसमें। अब डेफिनेशन डेफिनेशन तो खेल लिया, अब जरा एग्जांपल पे आ जाते हैं। और मैंने जो एग्जांपल दिया है कोई दे सकता है कितना बड़ी एग्जांपल, लेकिन फिर भी एक जो आपका एक्यूरेट एग्जांपल है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना। मान लो एक बंदे की हाइट है जो कि टॉल है, तो उसकी मैंने जैसे कि आप लोगों को भी डोमिनेटर एनालिसिस में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, पुनेट स्क्वायर, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सब क्या होता है सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जरा बात करते हैं। मान लो टॉल मुझे लिखना, तो टॉल की हम लोग प्रोजेनी उसको कैसे लिखेंगे, ये देखो। ये आपका क्या होता है, इसको हम होमोजाइगस टॉल बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, होमोजाइगस टॉल। और एक बंदा है शॉर्ट, एक बंदा कैसा है, शॉर्ट। अब अगर इसमें मैं समझाऊं ना, तो ये तो हो तुम, नहीं ये तुम नहीं हो, ये है तुम्हारा न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, मजा आएगा। ये है तुम्हारा न्यू बॉर्न बेबी, और भाई ये हो तुम, ये हो जी तुम। अब देखना तुम्हें कैसे सप्रेस करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बताया था मैंने, कि कोई भी हम क्रॉस कराते हैं उसमें सबसे पहले हमारी होती है सेल्फिंग, तो हम पहले सेल्फिंग करवाएंगे। ये हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो हमारे पास प्रोजेनी निकल कर आई कुछ इस तरह से। ये होता है हमारा हेट्रोजाइगोस्टॉल। क्या होता है ये हमारा हेट्रोजाइगोस्टॉल। इसमें भी तुम्हारे न्यूबॉर्न बेबी आकर बैठ गया कि तुझे तो मैं अभी पूरा खत्म करूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, तो इसमें आकर बैठ गया, यानी ये हमारा कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल। अब हम इसकी प्रोजेनिस निकालेंगे, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, आप लोग क्रॉस करवा सकते हो, या फिर हम पोनिट स्क्वायर का लिया, जब पोनिट साहब ने हमें इतना बढ़िया पोनिट स्क्वायर बना के दिया है तो क्यों फालतू के क्रॉस में पड़ेंगे, हम बनाएंगे जी पोनिट स्क्वायर। चलो भाई पोनिट स्क्वायर बनाते हैं फटाफट से। ये बन गया जी आपका पोनिट स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके करवा देते हैं, फटाफट से क्रॉस करवा देते हैं। इन ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा और ये इससे करेगा। तो बनाओ जरा, देखो क्या क्या प्रोजेनिस निकल कर आती है आपकी। ये निकल कर आएंगी, क्या है आपका पोनिट स्क्वायर, ये निकल कर आ रहा है। लिख लो, देखो इनको देखो। अब हम इसका करेंगे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। उसी से तो पता लगेगा कि कौन डोमिनेंट होकर बैठा है, उसी से तो पता लगता है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो से। तो उसके निकालते हैं जरा, जीनो एंड फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं फटाफट से। यहाँ पर निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो और यहाँ पर लिखेंगे अपना फिनोटिपिक रेशियो। ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जीनोटिपिक फिनोटिपिक कैसे निकालते हैं, फिर से बता देती हूँ एक बार मैं आप लोगों को। जीनोटिपिक हम लोग जीन्स को देखकर निकालते हैं, बहुत खेलिया यार डेफिनेशन, अब भाषा समझो मेरी। जीनोटिपिक हम लोग जीन्स को आइडेंटिफाई करके निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो हम लोग किसी बंदे के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर निकालेंगे, क्योंकि नाम में ही क्या आ रहा है, फिनो है, यानी हम फिजिकल अपीयरेंस देखकर निकालेंगे। जीनोटिपिक हम किसी के जीन्स को देखकर निकालेंगे, सेम वही चीज करेंगे। तो जीनोटिपिक कैसे निकालेंगे, जीन्स को देखकर। तो इसमें से बताओ जरा आपको कौन कौन सी सेम दिख रही है। हाँ भैया ये दोनों हमें सेम दिख रही है, बाकी ये अपना अलग है और ये अपना अलग है। ठीक है, जीन्स के उससे देखें और जीन्स के बेस से देखें हम लोग, तो हाँ ठीक है। ये हो गया तो आपका 1, ये ले लिया मैंने 2, ये दोनों हो गए आपके 2, और एक ही अकेला है 3। अब आ जाते हैं सब फिनोटिपिक रेशियो पे। कैसे, हम लोग देखेंगे उसका फिजिकल अपीयरेंस, यानी उसकी फिजियोलिटी से हम लोग पता करेंगे कि इसका रेशियो क्या निकल के आ सकता है। जैसे ये क्या है आपका, होमोजाइगोस्टॉल, बता चुकी हूँ कितनी बार बताऊं, क्या है आपका होमोजाइगोस्टॉल। ये क्या है आपका हेट्रोजाइगोस्टॉल। ये क्या है आपका हेट्रोजाइगोस्टॉल, टॉल टॉल टॉल, कैसा है फिजिकल अपीयरेंस, कैसा है उसका, चाहे होमोजाइगोस हो चाहे हेट्रोजाइगोस हो, नो मैटर, है कैसा, वो टॉल है। अपना फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा शो कर रहा है, टॉल शो कर रहा है। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, क्या ये टॉल है, क्या है ये, डुआर्फ है। कैसा है, जो वैसे सब होते हैं वो तो हमेशा कैसे होते हैं, होमोजाइगस, कभी हेट्रोजाइगस ऐसे सब सुना है तुमने, नहीं सुना होगा। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं केवल, पर ऐसे से आपके कैसे हैं, ये ड्वार्फ है। तो अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देख रहे हैं तो हमारे पास सिंपल सिंपल क्या रेशियो आ रहा है, 3:1। क्यों, क्यों भाई, टॉल 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 3, एक क्या है, दो, सिंपल। तो आप लोग यहाँ पर अपनी औकात देख सकते हो। जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है वो 3 गुना आपसे ज्यादा पूरे रिलेटिव्स में मतलब फेमस हो रहा है भाई। ये देखो टॉल टॉल टॉल, क्योंकि मैंने कैपिटल टी क्या बताया था आपका,
न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया रेशियो है टॉल का और 1 आ गया आपका ड्वार्फ का, तो ये होगा आपका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे, समझ में आया नहीं, पहले मुझे ये बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, अपने आप को डोमिनेट, एक कैरेक्टर दूसरे के होते हुए भी अपने आप को डोमिनेट फील करा रहा है। जैसे आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी आता है, ब्रदर सिस्टर आते हैं, उसके होते हुए भी आप क्या अगर रसीद की तरफ फेंक दिए जाते हो, उसको हम लोग डोमिनेट फील कराते हैं क्योंकि वो नया आया है इस दुनिया में, ठीक है। वही चीज इसमें भी हो रही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका पूरा यही होता है। पहले हम सबसे पहले क्या करवा देते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने करवाई सेल्फिंग, देन हमने निकाल दी उनकी जनरेशन। हम लोग पुनेट स्क्वायर का भी यूज करके जनरेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका पुनेट स्क्वायर। तो हमने इसके जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो निकाल दिए, इन्हीं से हम लोग पता कर सकते हैं आगे आगे आने वाली जर्नी हमारी कैसे होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं, विच इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी समझ में नहीं आता हमें, तो आएगा समझ में, देखो जरा। This law shows that there is no blending of allele in F2 generation and both parental characters are recovered। यानी इसमें एक्चुअली में बताता क्या है कि जो भी आपका क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने टॉल में ड्वार्फ में अपना क्रॉस किया था, तो उसमें कोई भी क्या निकल कर नहीं आता है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलईडी, कोई भी एलईडी की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। क्या कह रहे हो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एग्जांपल लेके चलोगे, अपना घरेलू एग्जांपल लेके चलो। देखो न्यूबॉर्न बेबी आया, आप भी हो वहां पर, न्यूबॉर्न बेबी भी है, तो अगर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो क्या आगे जाके आप लोगों में लड़ाई हो जाएगी कि भाई तेरे आने से ना मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, तू जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। या फिर वो कहेगा भाई सॉरी मेरी तेरे आने से प्लीज बात कर ले। कोई भी किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा होता है क्या, नहीं, बल्कि आगे जाके आप दोनों में प्यार भर जाता है। यानी कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई तू जा, मैं तो तीसरा कैरेक्टर लेकर आ रहा हूँ, वो मैं चल उसके आने से मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, तू जा, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। यानी कोई भी एलिलीज की ब्लेंडिंग नहीं होती है। अभी नहीं समझ में आएगा, अब सिंपल एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, देखो जरा। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया था, राइट, हम लोगों ने इसमें क्रॉस किया था पुनेट स्क्वायर से, हमारा क्या निकल कर आ रहा था, ये चीज निकल कर आ रही। मुझे जरा एक बात बताओ, ये टॉल था, ये हेटेरोजाइगस टॉल था, लेकिन टॉल था, ये भी टॉल था, ये था ड्वार्फ। क्या इसमें से कोई मीडियम कैरेक्टर निकल कर आया था क्या, कि भाई हमने टॉल में और ड्वार्फ में मीटिंग करा दी और एक मीडियम कैरेक्टर निकल आया, यानी टॉल में और ड्वार्फ हाइट में हम लोगों ने मीटिंग करा दी और हमारे एक मीडियम कैरेक्टर निकल कर आ गया। कुछ है ऐसा, नहीं है। टॉल है, टॉल है, टॉल है, ड्वार्फ है, कहीं आपको मीडियम कैरेक्टर कुछ अलग से कैरेक्टर निकल कर आया क्या, नहीं आया निकल कर। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी जब वो गैमीट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो कोई भी तीसरा कैरेक्टर आके उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और ऑल्सो देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या लिखी हुई है, एंड बोथ पेरेंटल्स कैरेक्टर आर रिकवर्ड। पेरेंटल कैरेक्टर्स ही आते हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ में हम लोगों ने क्रॉस करवाया था, ये टॉल आया, ये टॉल आया, ये टॉल आया, ये ड्वार्फ आया, कहीं कोई मीडियम कैरेक्टर आया, नहीं आया। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, कोई भी तीसरा कैरेक्टर आके उसको मिक्स नहीं कर देगा या उस इस मतलब जो जो भी क्रॉस है उसको खराब नहीं करेगा, वो अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स को ही रिकवर करते हुए आगे क्रॉसिंग कंटिन्यू करेगा। समझ में आया क्या होता है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलईडीज, कोई भी ब्लेंडिंग, कोई मिक्स करके, ब्लेंडिंग माने मिक्स होना, मिक्स होके कोई तीसरा कैरेक्टर निकल कर नहीं आ रहा है, अपने ही पेरेंटल कैरेक्टर्स को आगे जाकर वो लोग रिकवर करते हैं। तो यही आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, खूब समझ में आया होगा। डेफिनेशन डेफिनेशन बहुत खेले हो आप लोग, और 2x पर देख कर आ रहे हो, 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो देख कर आ रहे हो। मैं जो अपनी लैंग्वेज में आप लोग को समझा रही हूँ, समझना पड़ेगा आप लोगों को। अरे मैं कह रही हूँ समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात करते हैं थर्ड लॉ की, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो जरा, मैंडल इज एन एक्सपेरिमेंट क्रॉस्ड टू पी प्लांट दैट डिफर इन टू डिफरेंट ट्रेट। यानी क्या मतलब है इस लाइन का, मैं बताती हूँ आप लोगों को। डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने एक एग्जांपल लेकर पढ़ा था हाइट का, टॉल और ड्वार्फ, मतलब ट्रेड तो उसमें एक ही है ना, कि ट्रेड क्या है, वो एक हाइट, हाइट केवल एक ही ट्रेड के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, तो वो है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी मोनो यानी वन, किसी एक ट्रेड को लेकर हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमारी दो डिफरेंट ट्रेड्स आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सीड कलर और सीड शेप, दो डिफरेंट ट्रेड्स आ रहे हैं। डाई मतलब दो, यानी दो ट्रेड्स को लेकर हम लोग अगर क्रॉस करवा रहे हैं, दैट्स मीन डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक ही ट्रेड को
चूज किया है, उसी की हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में एग्जांपल देखा था हाइट का, टॉल और ड्रॉ। ठीक है, समझ में आया? अब इसकी जरा क्रॉसिंग देख लेते हैं। अब मैं आप लोग को खुद करके दिखाने वाली हूँ। देखो जरा हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टर, पहले आप लोग ये देख लो कि हमने कैरेक्टर कौन कौन से चूज करे थे। सीड कलर एंड सीड शेप। पहले आप लोग सबसे पहले ये देखो, हमने कैरेक्टर करा था सीड कलर एंड सीड शेप। ठीक, अब पहले आप लोग ये देखो कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर, सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है क्योंकि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी सबसे पहले यही देखा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हमारा टॉल है और जो रेसेसिव है वो हमारा डॉग था। तो हम सबसे पहले इसमें यही देखेंगे। तो सीड कलर का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, सीड कलर का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है हमारा येलो। क्या है ये? डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो हमारा इसका रेसेसिव कैरेक्टर है वो है हमारा ग्रीन। कैसा है हमारा? रेसेसिव। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, एंड क्योंकि ग्रीन हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। समझ में आया? सीड शेप पे आ जाइए। सीड शेप का हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड। शेप की यहां पर बात करी जा रही है, तो ये हमारा राउंड। एंड इसका रेसेसिव कैरेक्टर है रिंकल्ड। रिंकल्ड माने सुकड़ा हुआ। ठीक है, तो इसके अगर हम सिंबल्स की बात करें तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, एंड जो रिंकल्ड है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि इनके कैरेक्टर्स के, हमारे सीड कलर का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ये है येलो, डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से। रेसेसिव है हमारा ग्रीन, डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। सीड शेप हमारे दो कैरेक्टर्स हैं राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, एंड रिंकल्ड को करेंगे स्मॉल आर से। अब फटाफट से इनकी क्रॉसिंग पूरी करते हैं, पोनीटेल स्क्वायर वगैरह लगा के इनके जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियोज की बात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम लेंगे इनके कैरेक्टर्स विच इज डोमिनेंट। डोमिनेंट को पहले हम एक साइड लेंगे जैसे कि हमने लिया, एंड रेसेसिव रेसेसिव को हम लोग एक साइड लेंगे। सबसे पहले क्या होती है? सेल्फिंग। देन क्या होता है? F1 जनरेशन। देन निकल के आती है क्या? F2 जनरेशन। तो पहले हम लोग इसकी क्या करवा देंगे भाई? सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग करा के हमारे पास क्या आएगा? इनके कैरेक्टर्स हम लोग लेंगे, एक आर इधर से दिया, एक वाई इधर से, एक वाई कैपिटल इधर से, और ये हो गई हमारी सेल्फिंग। सेल्फिंग में हमारा ये कैरेक्टर निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये हमने सेल्फिंग करके क्या निकाल दी इसकी? F1 जनरेशन। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम इसकी? F2 जनरेशन। तो अब F1 जनरेशन की भी सेल्फिंग कर देते हैं। कैसे करेंगे? पुनिट स्क्वायर से कर दो भाई, फटाफट से पुनिट स्क्वायर ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसमें अब हम लोग कैरेक्टर्स लिख देंगे यही, आर आर वाई वाई। फटाफट से इनकी भी करवा देते हैं हम सेल्फिंग। ये हो गया आर वाई। ठीक है, ये हो गया आपका आर वाई, ये हो गया आपका आर वाई, और ये हो गया आपका आर वाई। ठीक है, ये हमारी क्या निकल कर आ गई, मैं इधर अलग से लिख देती हूँ। ये आपकी निकल कर आ गई है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। ठीक है, अब करवाएंगे F2 जनरेशन की सेल्फिंग, यानी इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। तब हमें फाइनली पता लगेगा, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हमें दोनों कैरेक्टर्स एक साथ लाने पड़ेंगे, तभी तो पता लगेगा कि कौन सा कैरेक्टर जीता। ठीक है, तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए हमें F2 जनरेशन की भी क्या करनी पड़ेगी? सेल्फिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम इन कैरेक्टर्स की, इसी कैरेक्टर से हमने इस कैरेक्टर की इन्हीं कैरेक्टर से सेल्फिंग करवा दी, वैसे इस कैरेक्टर की इसी कैरेक्टर से हम क्या करवा देंगे? सेल्फिंग करवा देंगे, एंड निकाल लेंगे अपनी प्रोजेनिस जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो। फटाफट से अब करवाते हैं F2 जनरेशन की सेल्फिंग। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इस बॉक्स को बना लीजिए, एंड मेरे साथ सेल्फिंग कीजिए और ज्यादा दिमाग में घुसेगा। ठीक है, मेरे साथ करो, पॉज करो, पहले पूरी टेबल जो मैंने बनाई है वो रेडी करो। ये वही कैरेक्टर्स हैं जो हमने F2 जनरेशन से निकाले थे F1 जनरेशन की सेल्फिंग करके। अब हम इनकी सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, पॉज कर लो, एक बॉक्स बना लो, देन मेरे साथ फटाफट से कंटिन्यू करो। अब कुछ नहीं है, क्रॉस करना है इसको इसके साथ, इसको इसके फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ऐसे ऐसे पूरा पूरा हम लोग क्रॉस करेंगे। तो फटाफट से कर देते हैं।
हो गई भैया हमारी मेरी सेल्फिंग तो ठीक है। अब हम इससे निकालेंगे क्या, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। देखो जरा ध्यान से देखो, पहली बात तो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, तो ये क्या है आपका राउंड येलो। मैंने आप लोग को बताया नहीं है, मैं पहले बताती हूँ आपको। इधर देखो, ये कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर भी लगेगा। क्या है ये आपका राउंड येलो। एक ब्लैक से करती हूँ, देखो ये आपका क्या है, राउंड येलो। अगर आता है आपका कैपिटल आर दोनों वाई वाई, तो ये क्या है आपके राउंड, और स्मॉल वाई है तो दोनों हैं तो रिंकल्ड। अगर कुछ इस तरीके का आ रहा है तो राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो। अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो रिंकल्ड ग्रीन। कैसा आएगा आपका रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो, हाँ क्योंकि स्मॉल वाई है दोनों तो क्या आएंगे रिंकल्ड ग्रीन। और क्या लिखूं, उधर लिख देती हूँ कुछ मैं, इधर देखो जरा। अगर मान लो कुछ ऐसा आ रहा है आपके साथ तो राउंड, क्योंकि कैपिटल आर है लेकिन ये दोनों वाई कैसे हैं स्मॉल है, तो राउंड ग्रीन हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो कैसा हो जाएगा आपका रिंकल्ड, हाँ रिंकल्ड येलो। या फिर अगर ऐसा भी आ रहा है तो रिंकल्ड येलो। सारे कैरेक्टर्स देखो मैंने आपके लिख दिए कि कैसे कैसे आने पे क्या क्या होता है, फिर आप लोग चेक भी करते जाना, ठीक है। हमें सिंपली कुछ नहीं लिखता, आप लोग खुद भी लिख सकते हो कि अगर कैपिटल आर कहीं आ रहा है तो वो राउंड ही है, चाहे वो एक हो चाहे दोनों आर कैपिटल हो, वो राउंड ही है क्योंकि हेट्रोजाइगस राउंड है। दोनों वाई अगर स्मॉल आ रहे हैं तो वो रिंकल्ड है, अगर उसमें से एक वाई भी वो एक वाई भी अगर कैपिटल आ रहा है तो कैसा हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। अभी पढ़कर आए लॉ ऑफ डोमिनेंस में, क्योंकि वो कैसा आपका हेट्रोजाइगस येलो है, ठीक है। तो अगर दोनों वाई स्मॉल आ रहे हैं तो ग्रीन हो जाएगा, अगर एक वाई कैपिटल है एक वाई स्मॉल है तो भी येलो हो जाएगा, अगर दोनों वाई कैपिटल है तो भी येलो हो जाएगा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में और क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ये तो था, ठीक है। अब फटाफट से इसकी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक में आप लोग के रेशियो हम लिख देती हूँ। तो ये रहे आपके ऊपर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। कैसे निकालने हैं ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब आप लोग खुद करोगे, आप लोग को होमवर्क है घर पे खुद। इसमें ये मैंने पूरा चार्ट आप लोग को बनाया, आप लोग खुद देखोगे मैंने क्या बताया। जीनोटिपिक रेशियो के लिए आप लोग केवल जीन्स को देखोगे, एंड फिनोटिपिक रेशियो के लिए आप लोग देखोगे फिजिकल अपीयरेंस को। तो फिजिकल अपीयरेंस आप लोग आराम से देख सकते हो, जैसे कि मैंने सारे सिंबल्स लिख दिए कि कौन सा सिंबल आपके कैसे कैसे करेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस करेगा, तो वो आप यहाँ से देखकर स्केल पे लिख सकते हो। वैसा आपका है जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:4:4:4:4:1:1 हाइब्रिड क्रॉस है, छोटा मोटा रेशियो थोड़ी आएगा। और फिनोटिपिक रेशियो में आपका आ जाता है 9:3:3:3 फिनोटिपिक ज्यादातर आपका जीनोटिपिक से छोटा ही होता है, क्योंकि जीन्स के करेक्टर बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि फिनोटिपिक में हम हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों को इंक्लूड करके एक साथ लिखते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो आपका हमेशा जीनोटिपिक से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब जरा दो और लॉज है जो कि लॉज ऑफ मेंटल में इंक्लूड नहीं करते, वो एक तरह से एक्सेप्शन आप लोग मान सकते हो। तो वो दो लॉज के फटाफट से बात कर लेते हैं। पहला आपका होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड सेकंड आपका होगा कोडोमिनेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं मिनट में, अब फटाफट से इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं।